हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है और एक खास बात यह है कि इसके अंदर सीबीएसई ने काफी सारे टॉपिक पहले भी डिलीट कर रखे थे और भी डिलीट कर दिए हैं। तो मतलब ये गिनती के 4-5 टॉपिक हमको पढ़ने हैं और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाऊंगा, पहले क्या था, पिछले साल सिलेबस क्या था और इस साल जो सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले 2 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, उसके अंदर सब कुछ पढ़ना था, बट यहां से कुछ रिलेशन हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखो बच्चों, ये जो सिलेबस दे रखा है वो हमको दे रखा है 21-22 का सिलेबस दे रखा है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है वो करंट सेशन का वो है 22-23 का। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके। अब आते हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 की तरफ। देखो बच्चों, ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3। इसके अंदर देखो कितने टॉपिक्स दे रखे हैं, 5 टॉपिक दे रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, कितने टॉपिक दे रखे हैं? 5 टॉपिक इसके अंदर हमको दे रखे हैं। अब बात करते हैं नए सिलेबस के अंदर। नए सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 3 पे उसके अंदर कितने टॉपिक दे रखे हैं? 4 टॉपिक दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। मतलब ये एक टॉपिक कम हो गया है पिछले साल के मुकाबले। बच्चों ये 2022-23 का सिलेबस है। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमको अब नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना? सेल्फ असेसमेंट ऑफ क्वालिटीज, स्किल्स, रिसोर्सेज एंड ड्रीम्स। ये वाला टॉपिक हमको नहीं पढ़ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर पढ़िएगा। आपको पता होना चाहिए क्या चीज सही है या फिर क्या चीज गलत है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ओके। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। इसके अंदर हमको इसके अंदर से क्या क्या नहीं पढ़ना वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले नहीं पढ़ना आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी टाइप्स, ये हमको टॉपिक नहीं पढ़ना। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली, ठीक है, इन द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर पढ़िएगा। अच्छा देखो, ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो इसके अंदर ये कुछ दे ही नहीं रखा। आइडिया जनरेशन दे रखा है, फिजिबिलिटी स्टडी, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, बिजनेस प्लान और एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान। इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स दे ही नहीं रखे हैं, तो इसलिए हम ये टॉपिक नहीं करने वाले। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? ओके। अब आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। बच्चों इंटर की स्टार्टिंग में आपको एक केस स्टडी दे रखी है, और वो केस स्टडी किन की दे रखी है? नंदिता बिजुर की केस स्टडी दे रखी है। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो केस स्टडी है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा हमको लेसन देती है। क्या है मैं बताता हूँ। नंदिता जो निजुर थी वो बचपन में उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो इनकी जो मम्मी थी वो अपने पापा के यहाँ, मतलब अपने नाना के यहाँ हो रहती थी। तो मतलब ये जो नंदिता जी थी, ये अपने पापा का और अपने भाई का ख्याल रखती थी। बचपन से ये घर का काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और काफी जल्दी, काफी यंग एज में इनकी शादी हो गई थी और बच्चे भी हो गए थे। इनका काम था टीचिंग करने का, और इनके पति के काम था वो मेडिकल शॉप में काम करते थे, फार्मासिस्ट थे। लोग इनको देख के ना इन पे तरस खाते थे कि बेचारी नंदिता, बेचारी नंदिता, सी माँ देखो कितनी बीमार है। इनको है ना इस बात से बहुत चिढ़ हो गई थी कि सब मुझे बेचारी बेचारी बोलते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बेचारी बोले, बल्कि मुझे लोग सम्मान भरी नजरों से देखे, मुझे वो बेचारी ना बोले, मुझे बोले बिजनेस वुमेन बोले। तो इनके दिमाग में सिर्फ ये मचा था, खलबली मची थी कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। बट इनको आइडिया नहीं मिल रहा था, इनको काम नहीं मिल रहा था कि वो ऐसा क्या करें कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन जाए। तो हुआ क्या, एक दिन इनके पति को, नंदिता जी के पति को आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो वो बाजार से आइसक्रीम ना लाके आइसक्रीम मिक्स ले आए कि हम घर में बैठ के आइसक्रीम बनाएंगे। तो उन्होंने जो घर पर आइसक्रीम बनाई तो उसमें वो स्वाद नहीं आया जो एक्चुअल में आना चाहिए था। ये पूरी रात है ना इनके दिमाग में खलबली मचती रही कि यार ये आइसक्रीम का स्वाद नहीं आया, आइसक्रीम का स्वाद नहीं आया। तो सुबह 4 बजे ये गई, किचन में गई, इन्होंने मिक्स वगैरह बनाई और उन्होंने बढ़िया सी रेसिपी तैयार कर दी। तो जैसे इनके सुबह पति उठे तो उन्होंने इन्होंने उनको बता दिया कि अब आपका बिजनेस होगा आइसक्रीम मिक्स बनाने का। और वो बढ़िया सी रेसिपी बनाई जो कि बच्चों को बहुत पसंद आई।
तो बच्चों ने बोला मम्मी यम्मी आइसक्रीम, तो उन्होंने अपने ब्रांड नेम का नाम भी क्या रख दिया, यम्मी आइसक्रीम ब्रांड नेम रख दिया। आपको ये चीज क्लियर है। इन्होंने बैंक से लोन लिए, छोटी सी फैक्ट्री चालू करी, फिर बड़ी फैक्ट्री चालू करी, तो इनका काफी सारा नाम हो गया। लेकिन बाद में पता लगता है यम्मी आइसक्रीम नाम से तो पहले ही कोई कंपनी चल रही है, तो उस कंपनी ने इन पर कर दिया कोर्ट केस कि भैया तुम हमारे नाम से काम कर रहे हो, तुम हमारी गुडविल का फायदा उठा रहे हो, तुम गलत हो, तुम चोर हो। तो इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, और जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया तो इनको पता लगा, तो इनका जो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था उस चीज में, और ये बिल्कुल फिर से जीरो पर आ गए थे। तो फिर इन्होंने बाद में उस कंपनी का नाम यम्मी आइसक्रीम से बदल के क्या रख दिया, उमा फूड प्रोडक्ट्स नाम इन्होंने रख दिया। क्या रख दिया, उमा फूड प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उन्होंने फिर यम्मी आइसक्रीम से बदल के उमा फूड प्रोडक्ट बना दिया, और फिर से इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और लाइफ में ये आगे बढ़ गए। तो ये थी इनकी लाइफ की केस स्टडी, और इन्होंने फिर बोला 3 लेसन दिए हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को कि आपको ये 3 लेसन अपने जिंदगी के अंदर याद रखने चाहिए। पहला, कभी भी हार ना माने। दूसरा, ये अपने क्रेडिटर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने दुकानदारों को जिनसे आप सामान लेते हो, इनको टाइम पर पे कीजिए। जब इनको टाइम पर पे करते हो तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी, आपकी जो गुडविल है वो बिल्ड होती है। और तीसरा इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज को परिवार की तरह समझें। अगर आपके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये इन्होंने ऐसा बोला। क्लियर हो गया? ओके बच्चों, उसके बाद टॉपिक आता है हमारा सेल्फ असेसमेंट ऑफ क्वालिटीज, रिसोर्सेज, स्किल्स एंड ड्रीम्स। आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी टाइप बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस वेंचर। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, फिर आप उसी हिसाब से अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये जो टॉपिक है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। बिल्कुल सही, ये देखो यहां पर वो टॉपिक है ही नहीं। पिछले साल वो टॉपिक था, इस साल ये टॉपिक है ही नहीं। तो मतलब ये एग्जाम में तो ये पूछा नहीं जाने वाला, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो सीबीएसई के एग्जाम के हिसाब से ले रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा कि आपकी किस तरीके की पर्सनैलिटी है। क्या आप ट्रेल ब्लेजर हो? ठीक है, एक पर्सनैलिटी टाइप होती है। क्या आप गो गेटर हो? ओके। क्या आप मैनेजर वाली क्वालिटीज है आपके अंदर? क्या आप मोटिवेटर्स हो, आप लोगों को मोटिवेट वगैरह करते हो? क्या आप अथॉरिटेरियन हो, अपना हुक्म चलाते हो? क्या कोलैबोरेटर्स हो, सबके साथ मिलके काम करते हो? या फिर डिप्लोमेट्स हो? डिप्लोमेट्स का मतलब तो अपना काम निकालने वाले लोग होते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं और अपना काम निकालते हैं। क्या आप ऐसे हो? तो ये सातों में से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, आप मुझे बाद में होमवर्क में बताएंगे। तो ये आपका होमवर्क है रीड करने के लिए, इसको ध्यान रखना, आपको रीड करना है। हम जो बच्चों स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो है बिजनेस आइडियाज। देखो बच्चों, ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले आइडिया जनरेशन, मतलब आइडिया कैसे आता है दिमाग में। हम बोलते हैं ना कि कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन किस चीज का बिजनेस करना है, तो वो आइडिया कहां से आएगा, वो बिजनेस आइडिया क्या है, वो आइडिया आता कैसे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, ऑफिशियली अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले हमने सिलेबस की बात कर ली, फिर हमने नंदिता बिजौर की केस स्टडी के बारे में बात कर ली, और फिर हमने देखा कि यार टॉपिक सिलेबस से डिलीटेड है। तो मेन टॉपिक ये स्टार्ट होता है हमारा बिजनेस आइडिया। तो बिजनेस आइडिया का सिंपल सा मीनिंग बताओ तो किस चीज का आपको बिजनेस करना है, वो होता है आपका बिजनेस आइडिया। ये चीज तो क्लियर है। लेकिन बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन है, जो लोगों को लगता है कि ऐसा होता है आइडिया से रिलेटेड, और इसकी हकीकत जानेंगे कि लोग क्या समझते हैं और हकीकत क्या है, वो समझने वाले इन रिलेशन टू बिजनेस आइडियाज। पहला क्या है मिसकंसेप्शन, उनको लगता है कि जो आइडियाज होते हैं वो अचानक से आ जाते हैं दिमाग में, अपीयर आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से दिमाग में आता है चलो ये करते हैं। कैसा होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आइडिया अचानक से नहीं आते हैं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रपोजल आते हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर वे में आते हैं, पर्पस से आते हैं। अचानक से चीजें कभी नहीं होती हैं, आपको ध्यान देना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, तब जाके आइडिया आपके दिमाग में आता है। सर ऐसा कैसे? आप एक एग्जांपल दो। तो एग्जांपल सुनो। आपके दिमाग में आता है कि सर मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो आपके अचानक से तुरंत आइडिया आता है चलो ये बिजनेस करते हैं। नहीं, आप आसपास देखते हो
कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस में ज्यादा पैसे कमा रहा है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किस चीज की सप्लाई कम है, तो कहां पर हमको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, ये आप सारी चीजें सोचते हो, उसके बाद अपना कोई बिजनेस आइडिया करते हो। जैसे बच्चे नहीं होते 12th वाले, एक हम ना पूल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिलियर्ड्स वाला, स्नूकर वाला स्टार्ट करते हैं, कोई कहता है हम स्विमिंग पूल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्विमिंग गर्मी में बहुत चलेगा। तो ये अचानक से आइडिया है या प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बता रहे हो? प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बता रहे हो कि गर्मियों में ये बहुत अच्छे से चलेगा, स्नूकर पूल वाला करते हैं क्योंकि आजकल के लड़कों को ये चीज ज्यादा पसंद है। समझ में आ रहा है? तो इट इज आइडिया डजंट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर, जबकि आप स्ट्रक्चर वे में सोच के आइडिया को जनरेट करते हो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, दूसरा क्या है? देयर आर नो इलॉजिकल आइडियाज। कभी भी इलॉजिकल आइडिया दिमाग में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सोचने बैठते हो आइडियाज को, तो बहुत सारे ऐसे आइडिया आते हैं जो बेतुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे आइडिया होते हैं जो काम के होते हैं, और बहुत सारे ऐसे आइडिया होता है जिनका ना तो कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। लेकिन हमको सारे आइडियाज को, आई रिपीट, सारे आइडियाज को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जो चीज बेतुकी है वही आगे चल के काम आती है। कैसे, वो मैं बताता हूं। 1960 में किसी ने बोला था कि हम आगे चल के टेलीफोन को, जो लैंडलाइन वाले फोन होते हैं, उनको हम जेब में डाल के घूम पाएंगे। तो 1960 1970 में सब उनको पागल समझते, लेकिन आज ये हकीकत है। आ रही है चीज समझे? पहले जो मोबाइल फोन होते थे वायर से कनेक्ट होते थे, अब वायरलेसली चलते हैं। पहले किसी को लगता था कि अब ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, तो मतलब ये जो आइडिया उनको आया था उस टाइम इलॉजिकल लगा था, लेकिन बाद में हकीकत यही बन गया। तो देयर आर नो लॉजिकल आइडियाज। यस, हो सकता है, हो भी, नहीं हो सकता, नहीं भी हो, लेकिन कोई भी आइडिया को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सारे आइडिया को आपको ऐसे एड्रेस करना चाहिए जैसे कि वो वर्दी हो, जैसे कि वो सुनने लायक हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो मोस्ट पावरफुल आइडिया आते हैं वो पहले इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन अब वो हकीकत लगते हैं। पहले किसी को नहीं लगता था कि स्कूल ऑनलाइन चलेंगे इंडिया के अंदर, लेकिन अब स्कूल ऑनलाइन भी चलते हैं और ऑफलाइन पैरेलल चलते हैं। टीचर सामने कैमरा रख लेता है, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा, ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अब ये हकीकत बन गया है। समझ में आ रही है चीज? वर्क फ्रॉम होम पहले बहुत रेयर माना जाता था, घर घर की बात हो गई वर्क फ्रॉम होम। समझ में आ रहा? तो ये क्या है, कोई भी लॉजिकल आइडिया नहीं होता है, कुछ इररेलेवेंट भी होते हैं, कुछ रेलेवेंट भी होते हैं, लेकिन आपको सबको इकट्ठा सोचना चाहिए। ओके बच्चों, थर्ड जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है? द कस्टमर विल टेल यू व्हाट टू डू इफ यू विल ओनली लिसन। क्या मतलब है? रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? द बेस्ट सोर्स ऑफ आइडियाज इज द पीपल हु विल परचेज योर प्रोडक्ट्स। सबसे बेस्ट आइडिया कौन देता है? जो पर्सन हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि उसको जो चाहिए वही तो तुम्हें बेचना है। तो वो जो बताएगा, वहां से जो आपका आइडिया है ना, वो बहुत मस्त आता है। जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप है ना शॉर्ट वीडियोस बनाओ। मैं पहले ना 40 मिनट की, 50 मिनट की वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैं 20 मिनट के अप्रोक्सीमेट वीडियो बनाता हूं। तो ये जो आइडिया है, ये जो इनपुट है, मुझे किसने दिया? मेरे स्टूडेंट्स ने दिया। तो वैसे कंपनीज को जो आइडिया देता है वो कौन देता है? उसके कस्टमर्स देते हैं, जो उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। The only problem with this belief is that although customers can help identify unmet needs, they require more involvement in making a great idea workable than simply listening to the customer. ये चीज इन्होंने बहुत अच्छी बोली है। कस्टमर सिर्फ ये बता सकता है कि उनको क्या चाहिए। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि सर हमको ऐसे पढ़ना है, लेकिन सिर्फ आपके आइडिया सुनने से काम नहीं हो जाएगा। मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो आपने मुझे इनपुट दिया है, जो मुझे आपने सजेशन दिया, उसको मैं काम में कैसे इंप्लीमेंट करूं, उसको मैं वर्केबल कैसे बनाऊं। कस्टमर ने बोलते सर हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, पर वो प्रोडक्ट मुझे बनाना भी तो आना चाहिए, वो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ बता दिया, मैंने सिर्फ सुन लिया। क्या ऐसे काम होता है? नहीं, उसके बाद मुझे उस पर काम भी करना पड़ेगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, फोर्थ पॉइंट क्या देखा? वी कैन जनरेट ऑल आइडियाज वी विल एवर नीड इफ वी सिट डाउन एट अ मीटिंग। मतलब ये, जब भी हम मीटिंग में बैठेंगे, मान के चलो मेरे को एक आइडिया चाहिए, बिजनेस आइडिया चाहिए, तो मैं बोलता हूं चलो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में आइडिया आ जाएगा। क्या ऐसा हमेशा होगा? द आंसर इज नो। कभी भी मीटिंग में बैठ के आइडिया आए, इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए? कोई भी स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए और बातचीत करते रहना चाहिए, तब आपके पास आइडिया ज्यादा जल्दी आता है।
समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि हम हर मंडे सुबह 9 से 10 बैठेंगे और आइडिया सोचेंगे, क्या हमेशा पॉसिबल है कि उस 9 से 10 बैठने में ही आइडिया आ जाएगा? द आंसर इज नो। लेकिन अगर हम पूरे दिन रैंडम टाइम्स में बात करते रहेंगे तो कब किसके दिमाग में क्या क्लिक हो जाए हमको नहीं पता। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि आइडियाज जो हैं उनको मीटिंग में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मीटिंग में बैठेंगे तो ही आइडिया सोचेंगे। ओपन डायलॉग होना चाहिए, ऑनगोइंग डायलॉग होना चाहिए, मतलब बात करते रहना चाहिए, दिन भर महीनों भर बात करते रहना चाहिए। किसी भी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक प्लेस पर नहीं होना चाहिए कि हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे तो ही हम आइडिया डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसकंसेप्शन क्या, मीटिंग में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है, ग्रेट आइडियाज आर नॉट द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटिंग देम इज। मतलब ये आइडिया प्रॉब्लम नहीं है, उनको इंप्लीमेंट करना प्रॉब्लम, ये एक मिसकंसेप्शन है। बट एक्चुअल में क्या है, क्या लिखा हुआ है, द रियलिटी इज दैट प्रॉब्लम विद इंप्लीमेंटेशन अराइज फ्रॉम नॉट स्क्रीनिंग केयरफुली इनफ द आइडियाज दैट आर जनरेटेड। मतलब ये लोग कहते हैं आइडिया तो हर किसी के पास होता है, लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बट बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, आपने आइडिया कैसे सोचा है उसी के बेसिस पर तो डिपेंड होगा उसका इंप्लीमेंटेशन। ये चीज समझ में आ रही है? आपका आइडिया ही अच्छा नहीं हुआ, आपका आइडिया ही काम का नहीं हुआ तो उसका इंप्लीमेंटेशन भी काम का नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। लोग बोलते ना आइडिया सोचना तो बहुत आसान है, इंप्लीमेंट करो तो बात माने, बट बेटा आइडिया आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सही आइडिया आना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सही आइडिया सोचोगे, सही चीज पे काम करोगे तो आप तभी उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्लियर? इफ दिस वर डन, a lot of frustration can be minimized as ill-thought ideas can be screened before even if it's implemented। तो वही बात उन्होंने बोली है कि अगर आपने ढंग से आइडिया सोचा और बेकार आइडिया को एलिमिनेट कर दिया तो बाद में जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो नहीं होगी। बाद में आप सर्क हो जाओ कि यार क्या था, क्या सोचा, क्या हो गया। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हो तो आइडिया को आप पहले ही लेवल पे ठीक कर लो, बेकार है तो उसको हटा दो। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों ये थे हमारे 5 मिसकंसेप्शन बिजनेस आइडिया से रिलेटेड और उसकी रियलिटीज। पहला क्या हमने देखा, आइडियाज अपने आप आ जाते हैं, नहीं, आपको स्ट्रक्चर वे में सोचना पड़ता है। दूसरा, देयर आर नॉन लॉजिकल आइडिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो अच्छे नहीं भी होते, बहुत सारे ऐसे आइडियाज अच्छे होते हैं, बट आपको सबको सोचना चाहिए क्योंकि कोई जो इररिलेवेंट लगता है वो बाद में काम का हो जाता है। कस्टमर बताएंगे क्या करना है अगर आप उनको सुनोगे तो, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप उसको वर्केबल भी बनाना होता है। आइडिया मीटिंग में ही बैठने से आता है ऐसा नहीं है, आपको ऑनगोइंग बात करनी चाहिए और उसका टाइम स्पेसिफिक प्लेस को फिक्स नहीं करना चाहिए, कहीं भी आइडिया आ सकता है और कहीं भी आप बात करना चालू कर सकते हो। लास्ट, आइडियाज प्रॉब्लम नहीं, उनको इंप्लीमेंट करना प्रॉब्लम। द आंसर इज नो। इंप्लीमेंट तभी होगा जब आपका आइडिया अच्छा होगा, तो आइडिया अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ओके। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी आइडिया को कैसे जनरेट किया जाता है, आपको कौन सा बिजनेस करना है ये कैसे पता लगेगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। अच्छा एक बात हो, इस क्लास के अंदर आपको जो याद रखने वाली चीज है वो है सिर्फ मिसकंसेप्शन और रियलिटीज। जो नंदिता बिजोर की केस स्टडी थी वो सिर्फ समझने के लिए थी, लेसन लर्न करने के लिए थी। एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में से आएगा ये 5 मिसकंसेप्शन में से बेसिक। तो चलिए बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना और इस क्लास को पढ़ के आना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।